और मेरा तो इसमें प्रश्न यह है कि ये आईएसआईएस की एजेंट है जो हिंदुस्तान में भेजी गई है और एक स्लीपर सेल के रूप में ये काम कर रही है, और उसी मकसद से वो जिस दिन उसका मकसद कामयाब होगा, आप देखिएगा ऐसे यहां से रफू चक्कर हो जाएगी कि किसी को पता नहीं लगेगा। जाकर हिंदुस्तान, ये क्या आप, ये धर्मशाला है? कोई आकर यहां रह करके और कोई जय श्री राम के नारे लगा दे और वो हमारे साथ मिल जाए? कितना आसान है इस देश में रहना। कोई कभी पानी के रास्ते से आ जाता है, कोई कभी बॉर्डर के रास्ते से आ जाता है, कोई कभी आपके बांग्लादेश के बॉर्डर से कोई आए दिन यहां इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसके ऊपर ये देश के सुरक्षा का मामला है और इसके ऊपर बिल्कुल सख्त सरकार को रवैया अपनानी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। क्या जांच के खिलाफ केस लड़ेंगे जो अपने आप को बहुत बड़े वकील समझ रहे हैं इस देश में? क्या उनको और कोई, ये वो वकील बोल रहे हैं, वो एडवोकेट बोल रहे हैं जिसके पास कोई केस नहीं है और इस केस में सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। मैं उसी कुनबे से आता हूं, वकालत से ही, और अगर इस तरह के लोग इसके लिए केस लड़ेंगे तो मैं सीमा हैदर के खिलाफ मैं केस लड़ूंगा और इसके खिलाफ मैं पिटीशन दायर करूंगा ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। यह किस तरह की वकालत है? क्या आप देश के साथ नहीं हैं? क्या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा और आप वकालत करेंगे? यही वकालत है। कांग्रेस की यह परिपाटी रही है शुरू से ही। आप उठाकर देख लीजिए, इनके जितने भी वकील नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो टेररिस्टों के केस फेवर में केस लड़े हैं। आप देखिए अफजल गुरु का केस कौन लड़ा, याकूब का केस कौन लड़ा, आप ये देखिए कसाब का केस कौन लड़ा। ये सब वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी ने जो परिपाटी शुरू की थी, उसी में कुछ लोग जुड़ने के लिए और अपना नाम इस देश के अंदर में मेरा नाम हो जाए, उसके लिए इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कह रहे हैं। इसका कोई आधार नहीं और देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। इसी तरह के लोग हैं। आप ये देखिए, क्या कसाब कलावा पहन कर नहीं आया था मुंबई में हमला करने के लिए? तो क्या उसको हिंदू मान लिया जाए क्योंकि कलावा बांधा हुआ था? बाद में क्या हुआ? वो एक टेररिस्ट निकला और उसको सजा हुई और उसको फांसी की सजा मिली और फांसी दिया गया। ये इसी तरह का प्यार का, ये कौन सा प्यार है जो चार बच्चे साथ में लेकर के और दूसरे के साथ यहां रह रही है? ये कौन सा प्यार है? जैसे लग रहा है कि उसको इतने शातिर अंदाज में और शातिर उद्देश्य से उसको ट्रेंड किया गया है कि वो भारत में आए और भारत के सिक्योरिटी के साथ डेली वो खिलवाड़ करे। यही देखने को मिल रहा है और आपने भी रिपोर्ट किया, वो डेली मीडिया उसके पास जा रही है और पुलिस लगी हुई है उसके पीछे। क्या पुलिस और एटीएस एजेंसी के पास और कोई काम नहीं है? एक सीमा हैदर के ऊपर इतना समय खर्च कर रही है, उसको पकड़ करके उठाकर हवालात में बंद क्यों नहीं कर रही? सीमा हैदर पहले वो पाकिस्तान से दुबई जाती है और दुबई से बाई फ्लाइट फिर नेपाल आती है और नेपाल में एक शादी करती है जो सुनने में आ रहा है, और शादी करने के बाद वो वहाँ किसी होटल में 7 दिन रुकती भी है। रुकने के बाद फिर बाई लैंड बॉर्डर वो जो है इंडिया में क्रॉस करती है। तो आइए इसी के ऊपर एक बात कर लें कि वहाँ लैंड बॉर्डर नेपाल से और इंडिया में घुस कैसे जाती है? ये मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है। कैसे उसको घुसने दिया जा रहा है? क्या हमारी जो सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी हैं, क्या ऐसे लोगों के ऊपर निगाह नहीं रख रही? वो हिंदुस्तान में अंदर आ कैसे गई? ये सबसे बड़ा प्रश्न है और इस देश के सिक्योरिटी का सवाल है। दूसरी बात, ये सीमा हैदर को कहा जा रहा है कि 5वीं क्लास है, पास है, और उसके इंटरव्यू देखिए। आपने तो इंटरव्यू किए हैं और आपके इंटरव्यू में बहुत सारी बातें सुनी हैं। वो ऐसे फराटेदार अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल रही है और उसके चेहरे पे जवाब देने में कोई सिकन नहीं है। वहां से जब बस के थ्रू वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करती है तो बस का जो मैनेजर होता है उसको वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम सचिन मीणा से ले लो। अच्छा, सचिन मीणा ये इसके पिक्चर में आया कैसे? मीडिया उससे अगर कोई प्रश्न पूछ रही है तो वो जो सीमा हैदर लड़की है वो उसका मुंह बंद कर दे रही है कि नहीं तुम जवाब मत दो जी। तो इसका मतलब इसके पीछे ये हो सकता है कि बहुत बड़ी साजिश है और इस देश की और इस सुरक्षा एजेंसी की रेकी करने आई है। वो रेकी करने किस लिए आई है और रह कहाँ रही है? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वो रह रही है ग्रेटर नोएडा में, और वो वहां रह रही है जहां हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है।
जेवर में। जी। और वहां पे जेवर के आसपास ही फिल्म सिटी बन रहा है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा। हाँ। उसकी रेकी करने आई है और बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत खराब मंशा से इस देश के अंदर आई है और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी और सख्त रुख अपनाना चाहिए, चाहे वो भारत सरकार हो या यहाँ की योगी साहब की सरकार हो। दोनों को सख्त उसके ऊपर रवैया अपनाना चाहिए, इसलिए कि देखिए वो उत्तर प्रदेश में आई है, नोएडा जो एनसीआर का पार्ट है वहां आई है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जो एक अपने एक तरीके से काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है। कहीं योगी जी के सरकार को डिस्टर्ब करने तो नहीं आई है ये, कहीं एनसीआर में वो दिल्ली की रेकी तो नहीं कर रही कि यहाँ की सुरक्षा एजेंसी जो है वो चौकन्ना नहीं है, क्योंकि वो देख लिया आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर गई है नेपाल से हिंदुस्तान में, और उसको किसी एजेंसी सुरक्षा एजेंसी को की रेकी करने में कोई उसे कोताही नहीं है। सर वो तो लगातार जब बातचीत हो रही है तो वो यही कह रही है कि मैं जो आई हूँ वो अपने प्यार की खातिर आई हूँ, मैं सचिन से प्यार करती हूँ, पबजी के माध्यम से ये प्यार हुआ और अपने प्यार के पाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, अगर मुझे मरना पड़े तो मैं भारत में ही मरूंगी। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले जो प्यार की दुहाई कुछ हिंदुस्तान के भी लोग दे रहे हैं जी। और शायद वो लोग दे रहे हैं जिनको हिंदुस्तान के इतिहास का नहीं पता है। ये देश त्यागी जी 1000 साल से 1000 साल के लगभग गुलाम रहा है और इसी तरह के जो हरकतें हिंदुस्तान के लोग और हिंदू करते हैं, इसी की बदौलत से ये देश 1000 साल गुलाम रहा है। इसी तरह के लोग हैं। आप ये देखिए, क्या कसाब कलावा पहन कर नहीं आया था मुंबई में हमला करने के लिए, तो क्या उसको हिंदू मान लिया जाए क्योंकि कलावा बांधा हुआ था? बाद में क्या हुआ, वो एक टेररिस्ट निकला और उसको सजा हुई और उसको फांसी की सजा मिली और फांसी दिया गया। ये इसी तरह का प्यार का ये कौन सा प्यार है जो 4 बच्चे साथ में लेकर के और दूसरे के साथ यहाँ रह रही है? ये कौन सा प्यार है? प्यार तो एक बार होता है जी। प्यार बार बार थोड़ी होता है। प्यार सबसे नहीं हो सकता, प्यार बदलता नहीं है। वो प्यार करने नहीं आई है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वो 4 बच्चों को लेकर आई है हिंदुस्तान में। और मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको सहित उनके लिए पूरी भारत सरकार और जहाँ पूरे देश की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको जो एमिनिटीज़ हैं, जो सरकारी व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको मुहैया कराने में परेशान है। बाहर के लोगों को क्यों हम यहाँ ला करके और उनको सरदर्द पालेंगे? 4 बच्चे कल को 40 बच्चा पैदा करेंगे, फिर उसका जवाबदेह कौन होगा? वो 4 बच्चे आगे चल करके हो सकता है टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, वो स्लीपर सेल के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही हो और ये सीमा हैदर को भी दी जा रही हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये देश के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको छोटा सा आंकना नहीं चाहिए। इस देश की सुरक्षा का सवाल है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और इसमें मेरी एक और मांग है, चाहे वो योगी जी की एटीएस हो या केंद्र सरकार की एजेंसी हो, इसकी जांच बहुत सीरियस, बहुत गंभीर रूप से करना चाहिए कि इसके 4 बच्चे हैं भी या नहीं हैं। उसके डीएनए टेस्ट होने चाहिए कि ये 4 बच्चे इसके साथ कैसे आए। उसकी उम्र क्या है? 28 साल बता रहे हैं और सचिन की उम्र 24 साल है। ये कैसा प्यार है? एक को बोलने नहीं आ रहा, एक इतना बिल्कुल फराटेदार हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रही है और मीडिया का जवाब ऐसे दे रही है जैसे लग रहा है कि उसको आईएएस ने ट्रेनिंग दिया हो। और मेरा तो इसमें प्रश्न यह है कि ये आईएएस की एजेंट है जो हिंदुस्तान में भेजी गई है और एक स्लीपर सेल के रूप में ये काम कर रही है। इस जो खबरें जो चल रही हैं कि उसका भाई जो है वो आर्मी से है, उसके चाचा भी सूबेदार बताए जा रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे आप ही कह रहे हैं, कि वो एजेंट हो सकती है और एजेंट के तौर पे काम करे। लेकिन जितनी बार भी सीमा से बातचीत हुई वो ये कह रही कि मैं जो भी मैंने किया है ये प्यार की खातिर किया है। तो आपको क्या लगता है कि प्यार की खातिर चोरी छिपके से भारत में घुसना सही मानते हैं आप? क्या लगता है? कोई ये प्यार नहीं है, किसी तरह का कोई प्यार का एंगल ये इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ के जो लिबरल गैंग्स हैं, जो टुकड़े गैंग हैं हिंदुस्तान के अंदर में, जो नक्सल जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों ने इसका नाम दिया है। कोई प्यार नहीं है, ये एक मकसद से हिंदुस्तान के अंदर आई है और उसी मकसद से वो जिस दिन उसका मकसद कामयाब होगा, आप देखिएगा ऐसे यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी कि किसी को पता नहीं लगेगा।
वो उस मकसद से आई है और उसके ऊपर कोई रियायत नहीं दिया जाना चाहिए। 4 बच्चे लेकर आई, वो ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही है जो जिसको बोलने नहीं आता। तो प्यार में तो कन्वर्सेशन सबसे पहली चीज होती है, ये तो दुनिया जानती है। प्यार तो जिंदगी में सबके साथ एक आध बार तो हो ही जाता है, तो उसमें कन्वर्सेशन, और एक ही कन्वर्सेशन इतनी स्ट्रांग है, एक ही कन्वर्सेशन 0 है। उस लड़के के अंदर क्या खास बात है कि वो उसी को चुनी। मैं कह रहा हूं कि उस लड़के को भी ब्रेन वॉश करके और अपने मकसद में शामिल किया गया है। इनका यही एजेंडा है। और आईएस, खास करके आईएसआईएस का एजेंडा पाकिस्तान का ये होता है कि हिंदुओं के अंदर ही एक इस तरह का एक ग्रुप तैयार कर दो टेररिस्ट का, जो वो किसी विशेष धर्म से ताल्लुक न रखता हो, लोग उसके ऊपर शंका नहीं करेंगे और काम आसानी से हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति है। और इसका भाई वहाँ आर्मी में है पाकिस्तान में, इसका चाचा आर्मी में है, और उसकी बहन यहाँ हिंदुस्तान में आ गई। लेकिन तो जय श्री राम के नारे भी लगा रही है, पूजा पाठ भी कर रही है। तो मैं तो आपको कहा है कि कसाब भी कलवा बांध रहा था। ये मैं आगाह करता हूं हिंदुस्तानियों को, जय श्री राम के नारे लगेंगे, जय शंकर के नारे लगेंगे, जय हनुमान बजरंगबली के नारे लगा करके, और ये जो आतंकवादी और जिहादी हैं इस देश के अंदर में यहाँ इस देश को डिस्टर्ब करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। आज मैं बहुत छोटी मुंह से बड़ी बात कह रहा हूं। ये देश के लिए खतरा है और उसको उठा करके बंद कर देना चाहिए। कोई इसके ऊपर मर्सी ग्राउंड नहीं है। मैं भारत सरकार और यहाँ के राज्य सरकार से दोनों से डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर किसी तरह की दया नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई हिम्मत न कर पाए इस तरह की चीज़ों बदल करके और 4 देशों में प्यार करके और इस जाकर हिंदुस्तान, ये क्या आप ये धर्मशाला है? कोई आकर यहाँ रह करके और कोई जय श्री राम के नारे लगा दे और हमारे साथ मिल जाए। कितना आसान है इस देश में रहना। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि योगी सरकार की जो एटीएस है वो इसके पीछे लगी हुई है। कोई ना कोई इसका सख्त इलाज करके ही छोड़ेगी, ये मेरा आश्वासन है इस देश में। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि नारे लगाकर लोग आगे, तो क्या लगता है भगवान का नाम लेकर वो उन्होंने सोच लिया कि हिंदू इतना मतलब अपने आप हमें इतना स्वीकार कर लेगा, अगर कोई हमारे सामने जय श्री राम का नारा लगा दे तो हम उसको अपना भाई मान लेते हैं। लेकिन उसकी मानसिकता क्या होती है, उसका मकसद क्या होता है, ये हमें पता नहीं लग पाता। तो क्या सीमा हैदर भी उसी मकसद से आई है? क्योंकि जैसे कि आज वो पूजा कर रही है, उसे सब चीज़ पता है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जब पूछते हैं तो वो कह देती है कि मैं भूल गई हूँ, मुझे अब हिंदुस्तान के बारे में पता है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, दाल में कुछ काला है? दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। किसी तरह का कोई, मैं बार बार कर रहा हूँ, कोई प्यार नहीं है। मैं ये मान लीजिए लोग कह रहे हैं 4 बच्चे की माँ है, तो 4 बच्चे की माँ कैसे? अब आगे फिर वो कौन सा प्यार है? अरे प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। कोई प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। जब प्यार में ऐसा हो कि बार बार प्यार के अगर सिस्टम बदलते जाएं, सिचुएशन बदलते जाएं, तो उस प्यार का क्या लेना, उसको प्यार का इल्जाम देंगे। आप ये देखिए, गदर बनी थी पिक्चर, और गदर बना दी। बस गदर का ही एग्जाम्पल ये लोग देंगे। वो पिक्चर थी, उस पिक्चर में बम नहीं फोड़े जाते थे, वो पिक्चर थी, वो एक मैसेज था। इस हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के लोगों को मैसेज दिया गया था, और वहाँ सिचुएशन अलग थी। इसको गदर के साथ कंपेयर न करें, बहुत छोटी चीज़ है ये। और सीमा हैदर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि ये बहुत ही सातिर लेडी है। इसको अगर हल्के में लिया किसी सरकारों ने, और यहाँ के खास करके हिंदुस्तान के लोगों ने, और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मैं आपको बता दूं, ये भी सुनने में मुझे आया है कि वहां के पहले प्रधान रह चुकी वो और उनके हस्बैंड, दोनों आदमी उसको आशीर्वाद देने के लिए वहां गए थे। तो मेरा ये इनको पहले से ही आगाह करने का एक मेरा आह्वान है कि आप जो हैं अपने वोट बैंक और अपने राजनीति के चक्कर में इतने अंधे ना हो जाएं कि देश बहुत पीछे रह जाए और आप उससे भी पीछे चले जाएं। देश है तो राजनीति है, देश है तो हम हिंदू यहाँ है।
अदरवाइज कोई सीमा हैदर वाले लोग आकर के आज सचिन जैसे लोगों को ठग करके और इनको भी इसमें शामिल करके, हिंदुओं को शामिल करके और अपने मकसद पूरा करके फिर ये रफू चक्कर हो जाएगी। और एक ये ट्रेनिंग के तहत आई हुई है, ये ऐसा मेरा अंदेशा है। इसको साजिश और ट्रेनिंग के तहत हिंदुस्तान में भेजा गया है। इसके ऊपर किसी तरह का कोई दया नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ वकील इसके समर्थन में हैं और केस लड़ रहे हैं कि हम सीमा हैदर का केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी, इसके हर समय इसके साथ है। तो क्या लगता है, इतना बड़ी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सीमा हैदर का केस किस ग्राउंड पे लड़ेंगे, किस लिए लड़ेंगे, क्या कहेंगे, क्या उसका इशू होगा, क्या ग्राउंड होगा, क्या प्रेयर लेंगे, क्या जांच नहीं होनी चाहिए? क्या जांच के खिलाफ केस लड़ेंगे जो अपने आप को बहुत बड़े वकील समझ रहे हैं इस देश में? क्या उनको और कोई ये वो वकील बोल रहे हैं, वो एडवोकेट बोल रहे हैं जिसके पास कोई केस नहीं है और इस केस में सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं? मैं उसी कुनबे से आता हूं, वकालत से ही। और अगर इस तरह के लोग इसके लिए केस लड़ेंगे तो मैं सीमा हैदर के खिलाफ मैं केस लड़ूंगा और इसके खिलाफ मैं पिटीशन दायर करूंगा ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। यह किस तरह की वकालत है? क्या आप देश के साथ नहीं हैं? क्या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा और आप वकालत करेंगे? यही वकालत है। क्योंकि यहां पे मैं इसमें फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के हिंदुओं को इकट्ठा कर चुकी है जी। और हिंदू जो है अब बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है, बिल्कुल वो एक हो गया है। अपना जाति और ये भेदभाव और ऊंच नीच का भेदभाव सब मिटा करके हिंदू इकट्ठा हो रहा है और अपने हिंदू अस्मिता और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए वो आगे निकल गया है। उसको बाधित करने के लिए ऐसे सीमा हैदर जैसे लोग इस हिंदुस्तान में आए हुए हैं। और कांग्रेस की ये परिपाटी रही है शुरू से ही। आप उठाकर देख लीजिए, इनके जितने भी वकील नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो टेररिस्टों के केस फेवर में केस लड़े हैं। आप देखिए अफजल गुरु का केस कौन लड़ा, याकूब का केस कौन लड़ा, आप ये देखिए कसाब का केस कौन लड़ा। ये सब वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी ने जो परिपाटी शुरू की थी उसी में कुछ लोग जुड़ने के लिए और अपना नाम इस देश के अंदर में मेरा नाम हो जाए उसके लिए इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कह रहे हैं। इसका कोई आधार नहीं है और देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी।